वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का 12th की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोग केमिस्ट्री की क्लास में पिछले कई दिनों से सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और सरफेस केमिस्ट्री में मैं जिस टॉपिक को अभी पिछले कुछ वीडियो से डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है कोलाइडल स्टेट, या जिसको हम बोलते हैं कोलाइडी निकाय। देखो, कोलाइडी निकाय के बारे में मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। जो भी बच्चे आज मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट एक ही है कि वो क्रम से देखें तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। अगर आप क्रम से नहीं देखते हो तो बाकी आपकी चॉइस है, आप इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। बट आज जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, हम सभी लोग कोलाइडों के जो है वो गुणों को पढ़ रहे थे। कोलाइडी के गुणों में हम सभी लोगों ने पिछले वीडियो में उसके भौतिक गुण और उसके अणुसंख्यक गुण को पढ़ लिया था। आज हमें जिस गुण को पढ़ना स्टार्ट करना था उसका नाम था प्रकाशिक गुण। प्रकाशिक गुण में मैंने आपको उससे पिछले वीडियो में एक फ्लोशीट बना करके बताया था कि प्रकाशिक गुण में हमें टिंडल प्रभाव को पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दो तरह से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि कोलाइडों के प्रकाशिक गुण को स्पष्ट कीजिए, या फिर टिंडल प्रभाव पर शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर टिंडल प्रभाव से रिलेटेड कई सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। टिंडल प्रभाव को लेकर के मैंने लाइव क्लास भी ली थी, बट यहाँ पर मैं टिंडल प्रभाव के साथ साथ एक दो गुणों को और भी लेने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अप्रोप्रिएट टाइम पर कंप्लीट होता है तो मैं कुछ एक चीजें इसमें और इन्वॉल्व करूंगा, जैसे ब्राउनियन मोशन भी मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ। तो देखो, मैं इसको क्रम से स्टार्ट करता हूँ। हमारा टॉपिक है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के लिए आपसे पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो आप सबसे पहले आप एक एक्सपेरिमेंट को देखिए। आप सभी लोगों ने घरों में देखा होगा कि जैसे सुबह सुबह धूप आती है किसी बंद कमरे में थोड़ी सी, तो आपने देखा होगा कि धूप जब आती है तो वो धूल के कण जो है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। मतलब धूप का आपको रास्ता दिखाई देता है कि देखो धूप इस तरह से चली हुई आ रही है। वो जो चमकता है वो धूप के कण नहीं है, वो धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल हैं जो चमकते हुए दिखते हैं। ऐसी परिघटना आप सभी लोगों ने देखी होगी। ये चीज जो परिघटना आपने देखी है ये टिंडल प्रभाव के कारण होती है। या फिर एक और आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, आप सभी लोग सिनेमा हॉल में गए होंगे, पीछे से देखो रोशनी आती है और स्क्रीन पे जब पड़ती है तो हमें फिल्म दिखाई देती है। उस रोशनी को कभी आप नोटिस करोगे तो उसमें भी आपको धूल के कण दिखाई देते हैं। ये भी टिंडल प्रभाव की वजह से ही होता है। अब बेसिकली टिंडल प्रभाव क्या चीज है इसको आप ऐसे समझिए। हमारे पास एक वास्तविक विलयन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, वास्तविक विलयन है, ठीक है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, वास्तविक विलयन का मतलब भी जानते हो। नमक का घोल ले लो, या शक्कर का विलयन ले लो, या यूरिया का विलयन ले लो। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक विलयन के अंतर्गत आती हैं, ट्रू सॉल्यूशन के अंतर्गत आती हैं, वास्तविक विलयन। अब देखो, वास्तविक विलयन में अगर हम यहाँ से लाइट को भेजें, प्रकाश को अगर हम वास्तविक विलयन से भेजें, ये लेंस में लगा दिया है, तो हम देखेंगे लाइट गुजर जाएगी मगर पता नहीं चलेगा कि लाइट गुजर गई, पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप ऐसा समझो, हमारे पास एक वास्तविक विलयन है, उसको ऐसे झांक के देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। और उस वास्तविक विलयन के इस किनारे से, मतलब मान लो ये बॉक्स है, इसके इस किनारे से हमने यहाँ से लाइट भेजी। हमने लाइट भेजी, ये हमें पता नहीं है। हमें केवल क्या देखने के लिए बोला जा रहा है कि आप बस ऊपर से झांक करके देखिए उस विलयन को। तो जब हम उस विलयन को देखेंगे और लाइट उसके अंदर से जाएगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि लाइट उसके अंदर से जा रही है। मतलब कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि लाइट ऑन है या ऑफ है। वो लाइट निकल जाएगी उस विलयन से और हमें कोई भी इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि जब वास्तविक विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश वास्तविक विलयन में उपस्थित जो विलेय के कण हैं उनसे टकराता भले होगा, मगर वह टकराने के बाद हमको दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब वास्तविक विलयन से प्रकाश को गुजारने पर हमें अंधेरा सा प्रतीत होता है,
डार्क सॉल्यूशन दिखाई देता है, मतलब प्रकाश का पथ या प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। अब हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब हमने वास्तविक विलेन को साइड से रख दिया। अब हमने यहाँ पर ले लिया वास्तविक विलेन की जगह एक नया विलेन ले लिया जिसको हम बोलते हैं कोलाइडी विलेन, या कोलाइडी निकाल लिया। अब हमने सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया, कोलाइडी निकाल लिया, इसके इस तरफ से हमने प्रकाश को भेजना स्टार्ट किया और हमने देखा कि अगर हम ऊपर से झांक करके देखते हैं तो हमें दिखाई देने लगता है कि कुछ कण तो चमक रहे हैं, कुछ कण तो चमक रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप धूप के रास्ते को देखते हो ना घरों में, वैसे ही कण आपको उस विलेन में चमकते हुए दिखाई देंगे। तो आप तुरंत सोचने लगते हो, अरे हमने वास्तविक विलेन में से तो प्रकाश को गुजारा था, वहां तो कण चमकते हुए नहीं दिख रहे थे, मगर यहाँ जब हम कोलाइडी विलेन में से प्रकाश को गुजार रहे हैं तो कण हमें चमकते हुए दिख रहे हैं। आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने उसका निष्कर्ष भी खुद से निकाला। आपने क्या कहा कि जो वास्तविक विलेन है उसमें जो कणों का आकार है वो बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और जो कोलाइडी विलेन होते हैं उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो जिन कणों का आकार छोटा है उन विलेनों से प्रकाश अगर टकराएगा तो वो प्रकाश उसको प्रकीर्णित नहीं कर पाएगा, प्रकीर्णित नहीं कर पाएगा। ध्यान से समझिएगा, प्रकीर्णित नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकीर्णित जब तक नहीं होगा तब तक वो कण आपको दिखाई नहीं देगा। और अगर कोलाइडी विलेनों से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। प्रकाश जब उससे टकराता है तो वो प्रकीर्णित हो जाता है, और जब प्रकीर्णित हो जाता है जिसकी वजह से वो कण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? तो इस घटना में या इस घटना की जो खोज है वो टिंडल ने करी। टिंडल ने क्या किया, प्रकाश को लेंस से गुजारते हुए एक कोलाइडी विलेन में से गुजारा। तो उन्होंने देखा कि कोलाइडी विलेन में उपस्थित जो कण हैं वो आने वाले प्रकाश से टकराकर चमकते हुए प्रतीत होते हैं। अगर हम यहां से देखेंगे तो वो चमकते हुए प्रतीत होंगे। और ये जो शंकुनुमा आकृति बन गई, इस शंकुनुमा आकृति को हम क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु। टिंडल शंकु, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं टिंडल शंकु। ये अंदर ही अंदर केवल चमकेगा, बस बाहर का जो हिस्सा है वह डार्क दिखेगा या अंधेरा दिखेगा। केवल जितनी जगह में प्रकाश गुजर रहा है केवल उतना हिस्सा हमको चमकीला दिखेगा। इस शंकु को बोलते हैं टिंडल शंकु, और इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है, ये प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है, इसलिए हमें कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना आप सभी लोगों ने देखी होगी। आकाश का जो नीला रंग है वो किस वजह से होता है, सीधा सा आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। बहुत पूछा जाता है कि आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है, तो आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो समुद्र का जो जल है वो नीले रंग का दिखाई देता है, जो समुद्र है, नदी है, झील है, उनका जो पानी है वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, तो आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं और अंतरिक्ष में देखें खड़े होकर के कि आकाश किस कलर का दिखाई दे रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि अंतरिक्ष में जाकर के देखने पर हमें आकाश किस रंग का दिखाई देगा दिन के समय। मतलब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है, हमें पृथ्वी भी दिख रही है, मगर हम पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर चले गए हैं, अंतरिक्ष में चले गए हैं, और अंतरिक्ष में खड़े होकर के हम देख रहे हैं आकाश को। तो आप बताओ आकाश का रंग किस तरह का दिखाई देगा। तो ये जो प्रकीर्णन की घटना है ये बड़े पार्टिकल्स में देखी जाती है। अब यहां पर दो एक अच्छी चीजें हैं, वो आप यहां समझिए कि जो प्रकीर्णन होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग। जो प्रकीर्णन है वो तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप इसको ऐसा समझो, देखो आप सभी लोगों को मैंने ये ग्राफ सिखाया था 11वीं क्लास में। ये हमारी एक प्रकाश है, ये प्रकाश के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, प्रकाश के संचरण की दिशा है। यहां देखो लैम्डा का मान कम है, और यहां देखो लैम्डा का मान क्या है,
ज्यादा है, मतलब यहाँ शुरुआत में ये छोटे छोटे इसकी लहर बनेगी और बाद में यही लहर काफी बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो। बस ऐसा डायग्राम बनाने के बाद आप क्या काम करो, यहां लिख दो विबग्योर। इसका मतलब जानते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, ब्लू, नीला, और इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, रेड। ठीक है, इनका कंबाइंड इफेक्ट मतलब ये तीनों कलर मिक्स होकर के कैसा दिखाई देंगे, नीला सा दिखाई होगा। मतलब नीला, आसमानी और बैगनी, इनमें आपका कंफ्यूजन रहता है। कभी बैगनी में अगर थोड़ा सा नीलापन आ गया तो फिर आप कंफर्म नहीं कर पाते हो, इसलिए इन तीनों इफेक्ट को हमने क्या बोल दिया, ब्लू। इन दोनों को, ऑरेंज और रेड को मिलाकर के क्या बोल दिया, रेड। अब आप देखो, आपने ये विबग्योर लिख दिया, तो यहां जो लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग चीज है ये, और जो आर लिखा हुआ है उसके रिगार्डिंग चीज है ये। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन सभी में देखें तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसकी है, वॉयलेट की, उससे ज्यादा किसकी है, इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर किसकी, ग्रीन की, फिर किसकी, येलो की, फिर किसकी, ऑरेंज की, फिर किसकी, रेड की। तो ये क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो आप बोलोगे वॉयलेट की। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, रेड की। अब हमने क्या बोला, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू को हम कंबाइंड वे में क्या बोलेंगे, ब्लू। तो हम सीधा सा कहेंगे कि जो नीले रंग का जो प्रकाश है, नीले रंग का जो प्रकाश है, उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। जब तरंगदैर्घ्य कम होगी, लैम्डा का मान कम होगा, तो प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो आप बोलोगे नीले रंग। इसीलिए समुद्र का जो रंग है वो नीला दिखता है, आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन के बाद जो कलर स्कैटर्ड होता है वही हमें दिखाई देता है। और सबसे कम किसका प्रकीर्णन होगा, सबसे कम प्रकीर्णन होता है, बताओ सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, आप बोलोगे रेड कलर का, लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। आपको पता है जो रेलवे में सिग्नल्स होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। ऐसे कोई पूछते हैं कि रेलवे में जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, तो आप बोलोगे लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन नहीं होता तो क्या होगा, वो लाल रंग छोटी सी जगह में आपको बहुत इंटेंस टाइप का दिखाई देगा। अगर प्रकीर्णित होता तो वो बिखर सा जाता है। आप खुद से देखो, दूर से कलर देखो, आप हरा भी दिख रहा होगा और लाल भी दिख रहा होगा, मगर हरा सा कलर थोड़ा सा आपको क्या दिखता है, बिखरा बिखरा सा दिखता है। मतलब थोड़ा सा जो उसकी शार्पनेस होती है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है। मगर जो रेड है उसकी शार्पनेस क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ट्रेन चल रही है, अचानक मान लो हमें ट्रेन को रोकना है, तो रेड कलर हमें दूर से दिखाई दे जाता है और हम अलर्ट होकर के ट्रेन को रोक देते हैं। इसलिए सिग्नल्स में रेड कलर का सिग्नल का यूज इमरजेंसी के लिए किया जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो आपने बोला है नीले रंग का प्रकाश का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। तो ये प्रकीर्णन के रिगार्डिंग कुछ चीजें बताने वाली थी, ये मैंने एडिशनल चीज आपको बता दी। ये इसका कोलाइडी विलयनों से बहुत ज्यादा इंटर रिलेशन मत करिएगा, क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो टिंडल प्रभाव है उसमें ये सब चीज आपको लिखने की, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मगर चूंकि प्रकीर्णन शब्द आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और सीखने चाहिए। पहला पॉइंट है कि जो कोलाइडी कणों का व्यास है, कोलाइडी कणों का व्यास एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोलाइडी कणों का व्यास और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर ज्यादा होगा तो फिर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। आपने खुद देखा, वास्तविक विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। क्यों? वास्तविक विलयन में कणों का आकार बहुत छोटा है,
मतलब कणों का आकार और आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मिसमैच होगी, छोटे आकार की होगी, ये बड़े आकार की होगी, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वास्तविक विलयन कोलाइडी कणों का वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव क्यों प्रदर्शन नहीं करते, तो आप बोलोगे वास्तविक विलयन में कणों का आकार छोटा होता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते, इसलिए वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। लॉजिक आपका ये चलेगा। अब हम जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या सभी कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं? तो हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमने देखा कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं या फिर कम करते हैं। ध्यान रखना, मैं नहीं कि नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अधिकांश में बता रहा हूँ कि मोस्टली जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं उन सभी कोलाइड्स में जितने भी द्रव स्नेही कोलाइड्स होते हैं उन सभी में सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि वो टिंडल प्रभाव को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं करते हैं या कम प्रदर्शित करते हैं। मगर जितने भी हमारे द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं वो टिंडल प्रभाव को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे द्रव विरोधी कोलाइड है वह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो आप कहोगे इनके पीछे कौन सा लॉजिक लगा है? इनके पीछे लॉजिक क्या लगता है? इसके लिए आप कारण क्या लिखोगे कि जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, प्रकाश की तीव्रता का मान परिषिक्त कण मतलब कोलाइडी कण एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई कोलाइडी कण है, प्रकाश टकराया, स्कैटर्ड होकर के हमारी आंख में आएगा तभी तो वो कण दिखेगा। अगर वो आने वाला प्रकाश की इंटेंसिटी कम है तो वो हमें शार्पनेस तरीके से दिखाई नहीं पड़ेगा ना। तो द्रव स्नेही कोलाइडों में यही होता है कि जो इंटेंसिटी होती है, कोलाइडी कण से टकराता है, प्रकाश स्कैटर्ड होता है, और जो स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी परिषद कण और परिक्षेपण माध्यम की जो अपवर्तनांक है उससे कम होती है, इसलिए वो स्कैटर्ड लाइट हमको दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए कहेंगे कि जो टिंडल प्रभाव है वो द्रव स्नेही कोलाइड कम प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करते हैं, कम प्रदर्शित करते हैं। कुछ जगहों पर आपको देखने के लिए नहीं भी मिलेगा, मगर जब हम द्रव विरोधी कोलाइड में यही चीज लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो परिषद कण और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक होती है, इसलिए वो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। और जो टिंडल प्रभाव है वो द्रव विरोधी कोलाइडों में देखने के लिए मिल जाता है। अब अंधेरे कमरे में धूप से आना और धूल के कणों का चमकना, या थिएटर या हॉल में लाइट को जब हम गुजारते हैं तो उसमें भी धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? टिंडल प्रभाव के अंतर्गत आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर आपका टिंडल प्रभाव टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज और जानने वाली है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जिगमुंडी एवं सिडेंटॉफ। इन्होंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था, और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या जिसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्मदर्शी, ये टिंडल प्रभाव पर आधारित अति सूक्ष्मदर्शी था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जिगमुंडी और सिडेंटॉफ द्वारा बनाया गया अति सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर है टिंडल प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोलाइडों के पास एक विशेष प्रकार का प्रकाशीय गुण होता है जिसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के नेक्स्ट गुण की, जिसमें हम बात करेंगे कोलाइडों के गतिज गुण की, या जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। देखो, कोलाइडी विलयनों के गतिज गुण के अंतर्गत हम सभी लोगों को पढ़ना है जिस टॉपिक को, उसका नाम है ब्राउनी गति, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मैं आपको 3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप मेरे बोले गए क्वेश्चंस को मेरे कंटेंट में ढूंढिएगा और फिर आप बताइएगा कि आपको वो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ब्राउनियन गति का कारण क्या है, क्यों होती है ब्राउनियन गति। अभी मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जैसे एक अनसीन पैसेज होता है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ते हैं, क्योंकि पहली बार में पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में आता है। अनसीन पैसेज को करने का तरीका क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, पैसेज मत पढ़ो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब हल्का सा क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे तब आप अनसीन पैसेज पढ़ो। तो जब आप अनसीन पैसेज एक बार पढ़ोगे तो आपको खुद ही क्लिक कर जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ होना चाहिए या इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखा हुआ है। तो खैर ये अपने अपने तरीके होते हैं, मैं आपको जैसा बता रहा हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्राउनियन गति होती क्या है, ब्राउनियन गति किस कारण से होती है, ब्राउनियन गति से फायदा क्या होता है, क्या ब्राउनियन गति तापमान बढ़ाने से बढ़ जाती है या घट जाती है, जो भी प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। और ब्राउनियन गति पर सांद्रता का या श्यानता का या गाढ़ेपन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको क्लेरिफाई करना है। इन सारे पार्ट्स पर क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा वनस्पति विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ही इस ब्राउनी गति की खोज करी थी। आप रॉबर्ट ब्राउन की बात छोड़ो, आप नॉर्मल सी बात देखो, एक कमरा है, उसमें से धूप आ रही है, जब धूप आ रही है तो धूल के कण आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, उन चमकते हुए कणों को फिर से देखो तो आप देखोगे वो कण अपनी जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो लगातार क्या करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, बस इधर उधर गति करते रहते हैं। यही चीज है ब्राउनी गति। मगर आप भाषा में कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम कोलाइडी विलयनों का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया। आपने वो आंख से अध्ययन कर लिया, इन्होंने क्या काम किया, अति सूक्ष्मदर्शी या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा विभिन्न कोलाइडी विलयनों का इन्होंने स्टडी किया। और क्या देखा कि जो कोलाइडी कण हैं वो अपनी जगह पर स्थिर नहीं होते, वो लगातार इधर उधर अनियमित दिशाओं में जिगजैग मोशन करते हैं, टेढ़े मेढ़े दिशा में गति करते हैं। ठीक है, इधर उधर अनियमित दिशाओं में कोलाइडी कण क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे ये कण यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, मतलब कोई रास्ता फिक्स नहीं है, कहीं पे भी मोशन हो सकता है। तो जो कोलाइडी कण होते हैं वो इधर उधर अनियमित दिशाओं में जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी जो गति करते हैं, उस गति को इन्होंने क्या नाम दे दिया, ब्राउनियन गति, या जिसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति। तो आपने क्या लिखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने विभिन्न कोलाइडी विलयनों का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया और देखा कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, वे लगातार अनियमित दिशाओं में इधर उधर टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं या जिगजैग मोशन करते हैं, और इसी गति को उन्होंने क्या नाम दे दिया, ब्राउनियन गति नाम दिया। अब बात आती है ये क्यों मोशन करते हैं, क्यों ऐसी गति करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको 10-15 गुंडों ने घेर लिया, ठीक है। अब बताओ, जनरली आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि एक गुंडे के पास जब वो एक व्यक्ति जाता है तो उसको एक घूसा देते हैं, तो वो क्या होता है, दूसरे के पास जाता है, तो दूसरा व्यक्ति उसको फिर एक घूसा देता है, तो वो तीसरे के पास जाता है, फिर वो चौथे के पास जाता है, लगातार वो पिटता रहता है, कभी ये पीटता है, कभी वो पीटता है, कभी वो पीटता है, कभी वो पीटता है, एंड फाइनली वो लगातार इधर उधर करके पिटता रहता है। सेम चीज यहाँ पर है, हमारे पास जो कोलाइडी विलयन है उसमें दो चीजें हैं, ये है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था वगैरह देखो सब मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, या जिसको बोलते हैं हम कोलाइडी कण, कोलाइडी कण, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कोलाइडी कण, ये कुछ कण है परिक्षिप्त प्रावस्था के, और दूसरे तरह के कण है किसके, परिक्षेपण
माध्यम की। तो आप ऐसा समझ लो कि ये हमारा वो पिटने वाला व्यक्ति है और ये गुंडों की फौज। तो होता क्या है कि ये कोलाइडी कण पहले इससे टकराता है, इधर भागता है, फिर इधर से टकराता है, इधर भागता है, इधर टकराता है, मतलब लगातार टकराने की वजह से वो लगातार क्या करता है, अपनी दिशा बदलता रहता है और लगातार गति करता रहता है। समझना, परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनके बीच टकराहट होती है। टकराहट होने की वजह से टकराया तो उधर भाग गया, फिर उधर पे टकराया तो उधर भाग गया, फिर इधर पे टकराया तो उधर भाग गया। तो लगातार उसकी दिशा बदल रही है टकराने की वजह से। तो परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो कलीजन होता है, जो टक्कर होती है, उसकी वजह से जो कोलाइडी कण है वो लगातार इधर उधर अनियमित दिशाओं में जिगजैग मोशन करते हैं और यही कारण है जिसकी वजह से वो ब्राउनी गति करते हैं। तो आपसे अगर इन शॉर्ट एक लाइन में पूछें कि ब्राउनी गति का कारण क्या है, तो आप आंसर देते हो कि ब्राउनी गति का कारण है परिक्षेप प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के मध्य होने वाली जो टक्कर है वही ब्राउनी गति का कारण है। अब आंसर है कि एक क्वेश्चन आ रहा है कि ब्राउनी गति होने से फायदा क्या होता है। तो आप इतना सा याद रखो कि ब्राउनी गति होने से कोलाइडों में स्थायित्व बढ़ता है, कोलाइडों में स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, मतलब कोलाइडी विलेन स्टेबल हो जाते हैं। अगर ब्राउनियन मोशन जितना ज्यादा रहेगा, कोलाइडी विलेन क्या होंगे, उतने ज्यादा स्टेबल रहेंगे, स्थायित्व उनमें बढ़ता रहेगा। अब कोलाइडी विलेन का स्थायित्व और ब्राउनी गति में क्या रिलेशन है, इसको हम कैसे सीखेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। अभी हम कोलाइडों पर जब आवेश को डिस्कस करेंगे तब हम इस चीज को रिलेट करके आपको समझा देंगे कि ब्राउनी गति से कोलाइडी विलेनों का स्थायित्व कैसे बढ़ता है। दूसरी चीज, टेम्परेचर बढ़ाने से ब्राउनी गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद बताओ। टेम्परेचर बढ़ाने से तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो मूवमेंट ज्यादा होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा तो ब्राउनी गति का मान बढ़ जाएगा। तो सीधा सा मतलब है कि तापमान बढ़ाने से ब्राउनी गति का मान बढ़ जाता है। तो हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो ब्राउनी गति है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब एक और चीज है कि अगर हम श्यानता बढ़ा दें, श्यानता मतलब विस्कोसिटी, अगर हम श्यानता का मान बढ़ा दें तो हमारी ब्राउनी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद से सोचो। हमारे पास पानी है, बहुत सारा भरा हुआ है, हमने आपको उस पानी में उतार दिया और आपसे कहा कि जल्दी जल्दी दौड़ करके जाओ इस पानी से उधर तक, दूर तक। तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओगे और फटाफट इस जगह से उस जगह तक चले जाओगे। तैरने लायक पानी नहीं है, इतना पानी है, जरा सा पानी है, बस आपको दौड़ लगानी है उस पानी में, तो आप दौड़ लगा लोगे। थोड़ा दिक्कत होगी बट दौड़ तो लगा ही लोगे। अब हमने दूसरी जगह उतना पानी ना लेकर के उतने ही हमने कीचड़ भर दिया और आपको फिर उसमें उतार दिया। अब हमने कहा आप दौड़ लगाओ, तो आप बोलोगे यार पानी में दौड़ लगाना तो आसान है मगर कीचड़ में दौड़ लगाना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कीचड़ गाढ़ा है, वहां पर पैर जब हम उठा रहे हैं तो हमको दिक्कत हो रही है, बट पानी में तो हम पैर जल्दी उठा लेते हैं। सेम चीज यहाँ पर है कि जो हमारे विलयन तनु है, जिनकी श्यानता कम है, वहां पर कोलाइडी कणों का मूवमेंट बड़ा आसान है, मगर जब हम श्यानता को बढ़ा देते हैं तो यही मूवमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि श्यानता अगर हम बढ़ाएंगे तो जो ब्राउनी गति है, ब्राउनियन मोशन है, उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 3 पॉइंट है कि ब्राउनी गति से कोलाइडों में स्थायित्व बढ़ जाता है, तापमान बढ़ाने से ब्राउनी गति बढ़ जाती है, और श्यानता का मान यदि बढ़ा दिया जाए तो ब्राउनी गति का मान जो है वो कम हो जाता है। ये कुछ ब्राउनी गति पर आने वाले कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मैंने कवर कर दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राउनी गति क्या होती है। आपका क्वेश्चन किस तरह से आता है कि कोलाइडों के गतिज गुण को स्पष्ट करो, या सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्राउनी गति पर शॉर्ट नोट लिखो, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं आप उसका आंसर लिखने में कैपेबल हैं। नोट्स अब आप बना लीजिएगा, नोट्स बनाने के बाद उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर उनको अच्छा लगा करे तो सब्सक्राइब किया करिए, जिससे सर्कुलेशन में आने से चीज़ें ज़्यादा लोग लाभान्वित होते हैं। लाइक कमेंट अगर अच्छा लगा करे तो ज़रूर किया करो। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है मगर कहना मजबूरी है, फिर भी देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कितने बच्चे इस चीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो।
ये माध्यम से आपको पढ़ाई निश्चित रूप से अच्छी लग रही होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।